100 days, 100 pathology topics. Lecture 2. सेलुलर एडेप्टेशन। सेलुलर एडेप्टेशन यानी किसी भी तरह की इंजरी से सेल अपने आप को बचाने का जो प्रयत्न करता है, उस वक्त जो प्रक्रिया इस्तेमाल में लाई जाती है, उस प्रक्रिया को हम सेलुलर एडेप्टेशन कहते हैं। तो जब भी सेल किसी डैमेज या इंजरी से गुजरता है, तब वो अपने बचाव में कुछ चेंजेस करता है, जिससे पूरा टिश्यू या ऑर्गन उस डैमेज से बचे रह सके और टिश्यू या ऑर्गन की फंक्शनिंग चलती रहे। अब क्योंकि ये चेंज सेल के लेवल पर होता है, हम उसे सेलुलर एडेप्टेशन कहते हैं। ये एडेप्टेशन या चेंजेस किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से होते हैं। अब इसमें स्ट्रेस का मतलब सिर्फ इमोशनल टेंशन नहीं, बट ऐसी कोई भी चीज़ों से होता है जो सेल को धोखादायक हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे केमिकल स्ट्रेस हो गया, प्रेशर रिलेटेड स्ट्रेस हो गया, इन्फेक्शन से रिलेटेड स्ट्रेस हो गया, वगैरह वगैरह। अब जब भी ये स्ट्रेस आता है और आपके सेल्स पर प्रभाव करने लगता है, तब आपकी सेल्स डैमेज से बचने के लिए अडेप्ट करती है। इस वजह से ये स्ट्रेस का प्रभाव उस सेल पर कम हो जाता है और सेल डैमेज नहीं हो पाता। वैसे तो सेल्स विविध प्रकार के प्रोसेसेस से अपने अंदर बदलाव ला सकता है, पर सबसे कॉमन बदलाव जो आपको ज़्यादातर डिजीज़ कंडीशन वगैरह में देखने को मिलेंगे, वो है हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, मेटाप्लेसिया और डिस्प्लेसिया। हाइपरप्लेसिया, जिसमें हाइपर यानी ज़्यादा और प्लेसिया यानी ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स। तो सरल शब्दों में इसका अर्थ होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गन या टिश्यू। तो हाइपरप्लेसिया में सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि स्टिमुलेशन की वजह से सेल्स जो माइटोसिस के G0 फेज में थे यानी सो रहे थे, उन्हें जगाया जाता है, जिस वजह से वो माइटोसिस द्वारा नए सेल्स में डिवाइड होते हैं। ये बदलाव भी उस स्टिमुलस के वजह बहुत तेज़ी से होता है, जिस वजह से अचानक से टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा सेल्स जम जाते हैं और टिश्यू का साइज़ बढ़ जाता है। अब हर टिश्यू या सेल्स में इस तरह से मल्टीप्लाई होने की क्षमता नहीं होती। ये सिर्फ वही सेल्स कर पाते हैं जो असल में लेबाइल या स्टेबल सेल्स होते हैं। लेबाइल सेल्स वो सेल्स हैं जो हमारे शरीर में कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। हमारे हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो ब्लड सेल्स बनाते हैं, या हमारे एपिडर्मल सेल्स जो हमारे स्किन को बनाते हैं, ये सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। अब स्टेबल सेल्स वो सेल्स हैं जो ज़रूरत पड़ने पर मल्टीप्लाई होने की क्षमता रखते हैं। ये वो सेल्स हैं जो ज़्यादातर G0 स्टेज में रहते हैं और सिर्फ किसी इंजरी या तनाव के कारण मल्टीप्लाई होते हैं। परमानेंट सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बहुत ही कम या ना के बराबर मल्टीप्लाई होने की क्षमता रखते हैं। हाइपरप्लेसिया में सेल्स का जेनेटिक कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होता और उनकी ग्रोथ भी सीमित होती है। उनका ग्रोथ रेगुलेटरी मैकेनिज्म अच्छे से काम करता है, जिस वजह से उनके मल्टीप्लिकेशन पर ताबा रहता है। जब भी हाइपरप्लेसिया का मूल कारण चला जाता है, तो हाइपरप्लेसिया भी अपने आप अपने मूल रूप में चले जाते हैं। अब हाइपरप्लेसिया के कारणों की बात करें तो ये मुख्यतः दो कारणों में बटे हुए हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया शरीर के फिजियोलॉजिकल कार्यों या फंक्शन की ज़रूरतों के वजह से होता है और इसमें भी आगे दो डिविजन्स होते हैं, हार्मोनल हाइपरप्लेसिया और कंपेंसेटरी हाइपरप्लेसिया। हार्मोनल हाइपरप्लेसिया यानी वो हाइपरप्लेसिया जो हार्मोन्स के वजह से होते हैं। तो इस हाइपरप्लेसिया में कुछ हार्मोन्स के सिक्रीशन के वजह से सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उस ऑर्गन या टिश्यू के फंक्शनिंग में मदद मिलती है। ये ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल नीड के वजह से होता है और हार्मोन के घटने पर सेल्स की संख्या अपने आप घटने लगती है
और ऑर्गन या टिश्यू वापस पहले की तरह शेप और साइज में सिकुड़ जाता है। अब फिजियोलॉजिकल नीड यानी वो ज़रूरतें जो किसी भी कंडीशन के वजह से आपके ऑर्गन या टिश्यू से ज़रूरत से ज़्यादा फंक्शनिंग या काम करवाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेस्ट टिश्यू जो है उनमें सेल्स की संख्या बढ़ जाती है ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से, ताकि ब्रेस्ट में जो दूध आए वो आराम से उस ब्रेस्ट टिश्यू से बेबी तक पहुंच सके। जब ब्रेस्ट में दूध आना बंद हो जाता है तब ये ब्रेस्ट टिश्यूज़ फिर से अपने नॉर्मल साइज में जाने की कोशिश करता है। इसी तरह प्रेगनेंसी में सेल्स की संख्या के बढ़ने से यूट्रस लंबा और चौड़ा हो पाता है, जिसमें बच्चा आराम से बढ़ पाता है। डिलीवरी के बाद यूट्रस अपने आप सिकुड़कर नॉर्मल साइज में आ जाता है। ये भी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स के वजह से होता है। अब बात करते हैं कंपेंसेटरी हाइपरप्लेसिया की। कंपेंसेट करना यानी किसी भी कमी को पूरा करना या भरना। तो इसमें सेल्स की संख्या इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो आपके टिश्यू या ऑर्गन की किसी भी स्ट्रक्चरल कमी को भरने की कोशिश करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपकी स्किन। अगर आपके स्किन का टुकड़ा निकल जाता है और वहाँ घाव बन जाता है तो हाइपरप्लेसिया की वजह से उस स्किन टिश्यू में आई कमी को आपका शरीर भरने की कोशिश करता है। तो सेल संख्या बढ़ती है ताकि वो टुकड़ा फिर से स्किन टिश्यू से भर सके और टिश्यू में कोई कमी ना हो। ये सेम चीज़ आपको लिवर में भी देखने को मिलती है। जब लिवर ट्रांसप्लांट में लिवर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है तब डोनर जिससे वो टुकड़ा लिया गया था उसका बाकी बचा लिवर वापस से ग्रो होता है और उस कमी को पूरा करता है। अब पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया यानी वो हाइपरप्लेसिया जो किसी भी बीमारी में उस बीमारी के लिए होता है। ये ज़्यादातर हार्मोन्स के ज़्यादा हो जाने से या टिश्यूज़ और सेल्स के ग्रोथ फैक्टर्स का प्रमाण बढ़ने से होता है। ये अक्सर डिजीज़ में जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म या पिट्यूटरी के ग्रोथ फैक्टर के एक्स्ट्रा रिलीज वगैरह से हो सकता है। जैसे एंडोमेट्रियम में सेल्स की संख्या ज़्यादा ईस्ट्रोजन के वजह से बढ़ जाती है। क्योंकि हाइपरप्लेसिया में सेल्स की संख्या बढ़ जाती है तो इसमें वो ऑर्गन भी मोटा हो जाता है, साइज में बढ़ जाता है। तो ये था हाइपरप्लेसिया। अब बात करते हैं हाइपरट्रॉफी की। हाइपरट्रॉफी में सेल की साइज बढ़ती है तो इसमें सेल की संख्या तो उतनी ही रहेगी पर जो साइज़ है वो बढ़ जाएगी। और ऑब्वियस है अगर किसी भी ऑर्गन के सेल्स साइज़ में बढ़ने लगे तो वो ऑर्गन भी साइज़ में बढ़ेगा यानी मोटा हो जाएगा। तो हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी दोनों में ऑर्गन्स बड़े हो रहे हैं पर अलग अलग कारणों से। अब हाइपरट्रॉफी होने के कारण भी आपका फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल हो सकता है। दोनों ही केसेस में ये हार्मोन्स के ज़्यादा होने से या ऑर्गन्स को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ने पर होता है। ज़्यादातर हाइपरट्रॉफी के साथ साथ हाइपरप्लेसिया भी होता है। सिर्फ मसल सेल्स ही है जो हाइपरप्लेसिया के बिना भी हाइपरट्रॉफी हो पाते हैं। हाइपरट्रॉफी की खास बात यह है कि ये हमारे तीनों टाइप के सेल्स स्टेबल, लेबाइल और परमानेंट, ये तीनों ही सेल्स हाइपरट्रॉफी हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी तब होती है जब हमारे बॉडी का फिजियोलॉजिकल डिमांड बढ़ जाता है। ये तब होता है जब किसी भी नॉर्मल वजह से उस ऑर्गन या टिश्यू को एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे प्रेगनेंसी का उदाहरण लेते हैं, उसमें बच्चों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए और उसे जगह देने के लिए यूट्रस को अपना साइज़ बढ़ाना पड़ता है और वो ये हाइपरट्रॉफी से करता है। ब्रेस्ट टिश्यू भी स्तनपान करवाने के लिए प्रेगनेंसी के टाइम साइज़ में बढ़ जाते हैं।
आपके स्केलेटल मसल्स बार बार एक्सरसाइज करने से साइज में बढ़ते हैं। यही रीज़न होता है कि जिम जाने वाले लोग मोटे नहीं दिखते, बल्कि सिर्फ उनके मसल्स मोटे दिखते हैं। एक सिंपल से टिप याद रखनी हो तो ये याद रखो कि जितने भी मसल से बने टिश्यूज़ हैं, अगर वो ज़्यादा काम करने लग जाए तो वो हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं, फिर चाहे वो हार्ट के ही मसल्स क्यों ना हो। अब इसी बात पर चलते हैं हमारे पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की तरफ। पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी यानी वो हाइपरट्रॉफी जो डिजीज़ के वजह से होती है। ये आपके बीमारी का कारण बनती है और उसी का हिस्सा बनती है। इसमें भी हम कुछ कॉमन बीमारियां डिस्कस करेंगे जिनमें हाइपरट्रॉफी होती है। पहला, कार्डियक मसल। हार्ट के मसल्स या मायोकार्डियम में जब भी वो ज़्यादा काम करते हैं तब हाइपरट्रॉफी होती है। अगर किसी वजह से हार्ट हर दिन ज़ोर से धड़कता है तो उसके मसल्स भी उस टाइम ज़्यादा काम करता है। इस ज़्यादा काम के टेंशन में हार्ट मसल्स हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं। तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन और मिट्रल और आयोटिक वाल्व के डिसऑर्डर्स में हार्ट के मसल्स मोटे हो सकते हैं। स्केलेटल मसल्स, जैसे रिपीटेड काम के वजह से मसल्स मोटे होते हैं, वैसे ही एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के वजह से भी मसल्स मोटे या हाइपरट्रॉफिड हो सकते हैं। थायराइड में भी जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा हो जाता है पर थायराइड T3 और T4 नहीं बना पाता, तब ओवर स्टिमुलेशन के वजह से यह हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। इस वजह से थायराइड ग्लैंड मोटा हो जाता है और उसे कॉइटर कहते हैं। अब स्मूथ मसल्स भी जो आपके इंटेस्टाइन और आर्टरीज में पाए जाते हैं, वो हाइपरट्रॉफी हो सकते हैं। अब क्योंकि इंटेस्टाइन, आर्टरीज और पाइलोरस ट्यूब है, तो जब भी उसके स्मूथ मसल्स हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं तो ये ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं या इसका ल्यूमन नैरो हो जाता है, जिस वजह से इंटेस्टाइनल स्ट्रिक्चर्स, हाइपरटेंशन और पाइलोरिक स्टेनोसिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए जानते हैं कि ये हाइपरट्रॉफी होती कैसे है। हाइपरट्रॉफी यानी सेल की जो साइज़ है वो बढ़ जाती है। अब इसमें बहुत सारे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज होते हैं जो जीन को इंड्यूसर मॉलिक्यूल से एक्टिवेट करता है। इससे जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो डीएनए सेगमेंट को आरएनए में कॉपी करती है और इस पूरे प्रोसेस से बहुत सारे सेलुलर प्रोटीन्स बनते हैं। अब सेल का प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाए तो सेल की साइज़ तो बढ़नी ही है। अब सेल की साइज़ कितनी बढ़ेगी ये उसके न्यूट्रिएंट्स और अंदरूनी एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है और इस पर अभी भी पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हुई है। अब चाहे जो भी हो, सेल्स की भी मोटे होने की एक क्षमता है या लिमिट होती है। वो उस लिमिट के ऊपर कभी नहीं जाते और लिमिट तक पहुंचने के बाद उनका डिग्रेडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो हाइपरट्रॉफी में सेल्स मोटे हो जाते हैं, उनकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से उस ऑर्गन की भी साइज़ बढ़ जाती है। इसके सेल्स मोटे होते हैं, न्यूक्लियस भी मोटा होता है और इन सेल्स के डीएनए कंपोनेंट की मात्रा भी ज़्यादा होती है। इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मायोफाइब्रिल्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सेलुलर एडेप्टेशन के दो मुख्य प्रकार पढ़े हैं। हाइपरप्लेसिया यानी सेल का नंबर इंक्रीज होना और हाइपरट्रॉफी यानी सेल का साइज इंक्रीज होना। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए सी यू सून।